Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and in today's video we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और कल वाले लेक्चर्स में हमने सेक्शन 1 to सेक्शन 25 पूरे कर लिए विद डीप इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैंने हर पॉसिबल केस लॉज, रेलिवेंट केस लॉज एंड हर एक प्रोविजन सेक्शन 1 से लेकर 25 तक सारे के सारे इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिटेल वे में आपको समझा दिए। बस नोट्स लिखवाने बाकी हैं तो वो मेरे बाद में लिखवा दूंगा। तो आज वाली वीडियो में हम चालू करने वाले हैं सेक्शन 26 से आने वाले जो भी आगे तक हमसे होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना सेक्शन 26 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो सेक्शन 26 के ऊपर जो मार्जिनल नोट है पहले वो पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स, कथन दिए गए हैं व्यक्तियों द्वारा, हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, जो कि बुलाए नहीं जा सकते गवाहों की तरह। मतलब उन्होंने कभी कथन स्टेटमेंट पहले दे दी होगी, पहले मेड कर दी होगी, पर अब जब ट्रायल स्टेज पे अब उन्हें गवाह की तरह बुलाया नहीं जा सकता तो इनकी स्टेटमेंट का, उनके कथन का क्या रेलिवेंसी रहेगी, क्या वो रेलिवेंट रहेंगे, इररेलिवेंट हो जाएंगे। तो वो हमें सेक्शन 26 में पता लगेगा। सेक्शन 26 में पता लगेगा सेक्शन, और आगे बताता हूँ, और सेक्शन 27 में। तो 26 और 27 में पता लगेगा हमें कि भाई वो उन गवाहों का कथन जो उन्होंने पहले कभी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज पे दिया था, पर अब वो ट्रायल स्टेज पर नहीं आ सकते, तो उन गवाहों का कथन किस में रेलिवेंट होगा। तो ये सेक्शन 26 और सेक्शन 27 में रेलिवेंट हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 26, जो कि सेक्शन 26 के सब सेक्शन 1 में डाइन डिक्लेरेशन के हमें रूट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, मैं सेक्शन 26 का इंडेक्स पढ़ रहा हूँ। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, उन मुकदमों में जिसमें कथन किसका, एक संदर्भित तथ्यों का, बाय पर्सन हु इज डेड, और उन व्यक्तियों द्वारा वो संदर्भित तथ्य एक कथन बोला गया था और जो व्यक्ति अब मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, और कैन नॉट बी फाउंड, या वो अब मिल नहीं रहे हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अब वो गवाया तो आ नहीं सकते किसी कारणवश, तो ये और भी इसमें पॉइंट्स हैं। इज रेलिवेंट, तो कब ये संदर्भित हो जाएंगे। तो मतलब ट्रायल स्टेज पे कब एक गवाह की बोली हुई बात जो उसने कभी पहले बोली थी वो कब ट्रायल स्टेज पर रेलिवेंट हो जाएगी। और उसने वो स्टेटमेंट किसकी दी थी, एक रेलिवेंट फैक्ट, एक संदर्भित तथ्य की दी थी। मतलब सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसका वो कथन, उसका वो स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 26 का इंडेक्स। हम पढ़ते हैं सेक्शन 26 की बॉडी। स्टेटमेंट्स जो कथन है वो रिटन और वर्बल, स्टेटमेंट्स कैसी है तो लिखित या फिर मौखिक, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, किसकी, संदर्भित तथ्यों की, मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, और किस व्यक्ति ने वो मेड की है, जो व्यक्ति मर गया है। वो पहले कभी उसने कथन बोला होगा, पर अब वो व्यक्ति जब उसका कोर्ट बुला रही है उसके कथन के लिए, अब वो मर चुका है, वो डेड हो चुका है, आप देखिए। और हु कैन नॉट बी फाउंड, या वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। और हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, पर जी तो रहा है और मिल भी रहा है, पर अब वो इनकैपेबल, अक्षम हो गया है, वो सक्षम नहीं रहा कि वो गवाही दे सके कोर्ट में आके, ठीक है। और whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, या जिसकी अटेंडेंस, जिस व्यक्ति की अटेंडेंस अब प्रोक्योर बिल्कुल भी हासिल नहीं की जा सकती, विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, बिल्कुल भी देरी नहीं हो सकती। अब उसकी बिल्कुल भी, अब केस में बिल्कुल भी समय नहीं बचा कि थोड़ी भी इस केस को डिले करे और उस व्यक्ति को बुलाया जाए हाजिरी के लिए जो अपनी गवाही देगा, नहीं, ऐसे भी सिचुएशन बन सकती है। और एक्सपेंस, या फिर भाई एक व्यक्ति मार के चलिए अर्जेंटीना में रह रहा है और उसको इंडिया में गवाही देने की बुला रहा है, वो कभी उसने एक बात बोल दी थी रेलिवेंट फैक्ट के लिए, तो वो स्टेटमेंट बोलती थी, अब वो अर्जेंटीना से उसको बुलाने में कितना एक्सपेंस लगेगा, तो कौन पार्टी देगी 5-7 लाख रुपए, कोई नहीं देगी। तो क्या होगा देखिए, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, और जो डिले है और जो एक्सपेंस है उस व्यक्ति को बुलाने के, जो अब आ तो सकता है भाई, अगर थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़े खर्चे उर्चे हो जाएंगे, वो आ तो सकता है, पर कोर्ट को यह अनरीजनेबल, मतलब तुक नहीं लग रहा, कोई इस बात में मतलब रीजन नहीं लग रहा कि उसको इतना खर्चा करके बुलाया जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, आर देमसेल्व्स रेलिवेंट फैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, तो अपने आप में संदर्भित तथ्य हैं ये सारी चीजें, और इन वाले नीचे दिए गए केसेस में वो संदर्भित तथ्य हैं, ठीक है। तो अब मैं सारे केसेस पढ़ रहा हूँ, तो किसमें, कौन से केसेस में, कौन से हालातों में, जो एक व्यक्ति जो मर गया है, जो एक व्यक्ति जो मिल नहीं रहा है, पर एक व्यक्ति जो पहले सक्षम था पर अब असक्षम है एविडेंस देने के लिए, ठीक है, तो उसने, या फिर एक वो व्यक्ति जिसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती विदाउट डिले और विदाउट रीजनेबल एक्सपेंस, मतलब खर्चा लगा के, तो अब मतलब डिले हो जाए, अब प्रोसेस में सिविल सूट में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी और उसमें एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अगर उस व्यक्ति को बुलाया गया है, तो कोर्ट को अनरीजनेबल सा लग रहा है, तो वो अपने आप में उन व्यक्तियों की स्टेटमेंट जो उन्होंने कभी पहले बोली थी वो अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट, संदर्भित तथ्य होगा, ठीक है।
तो कौन कौन से हालातों में, कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में, कौन कौन से केसेस में यह रेलिवेंट फैक्ट होगा उन व्यक्ति की बोली हुई बात जो मर गया है, या फिर वो व्यक्ति एविडेंस देने के लायक नहीं रहा है, वो इनकेपेबल हो गया है, या वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, कैन नॉट बी फाउंड। तो अब हम केसेस पढ़ते हैं कौन कौन से होगा। ए, अब देखिए सेक्शन 26 क्लोज ए में डाइंग डिक्लेरेशन के रूल दिए गए हैं। अब देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, जब एक कथन मेड होता है एक पर्सन के द्वारा, एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, और वो कथन एक व्यक्ति मेड क्यों करता है, वो अपने मौत के कारण बताता है कि भाई मैं किसकी वजह से मर रहा हूँ। देखिए, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, या कोई वो हालात बताता है, वो सर्कमस्टांसेस वो व्यक्ति बताता है कि किन हालातों के मद्देनजर उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा रूल फॉलो होता है, इंडिया में दोनों तरह का रूल होता है कि भाई एंटिसिपेशन ऑफ डेथ वाला भी, और मतलब मेरे को डेथ का खतरा है, मेरी अभी डेथ हुई, मतलब डेथ मेरे ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, मेरी डेथ अभी हुई नहीं है, एंटिसिपेशन पर मेरी डेथ हो सकती है। अगर तब भी एक इंडियन व्यक्ति स्टेटमेंट देता है और फिर वो मर जाता है, तो उसकी वो बोली गई स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट हो जाती है। और दूसरी कौन सी है भाई, एक व्यक्ति के ऊपर अटैक हो गया और वो अपने बिल्कुल लास्ट मिनट्स गिन रहा है, तो अगर उसके मुंह से हुई निकली कोई स्टेटमेंट, तो वो तो 100% रेलिवेंट फैक्ट हो गई। तो इंडिया में दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं, दो तरह की डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होती है। एक तो बिल्कुल जब अटैक होकर वो आदमी मरने वाला है, या फिर एक उसको एंटिसिपेशन है कि कोई मेरे को मार सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज रेलिवेंट हो जाती है। तो ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है, यहाँ से देखने को मिलती है 26 के क्लोज ए के फॉर्मर पार्ट में से, अपर पार्ट में से। देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, जब एक कथन एक व्यक्ति द्वारा मेड होता है, एज टू द कॉज ऑफ डेथ, और वो कथन क्या है कि भाई मेरी मृत्यु कैसे हो रही है। ठीक है, मेरी मृत्यु का नतीजा किसने कॉज किया है। ठीक है, आप देखिए, और एज टू एनी द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, या वो अपने सर्कमस्टांसेस बता हालात बता रहा है कि कौन से वो हालात है जो परिणाम दे रहे हैं उसकी मृत्यु के। ठीक है, यहाँ से साफ साफ दिखने को मिलता है कि एंटिसिपेशन का रूल भी इंडिया में लगता है। आप देखिए, इन केसेज इन विच द कॉज ऑफ डेथ पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, और उन वाले केसेस में ही यह इस व्यक्ति की बोली गई स्टेटमेंट जो मर चुका है, ठीक है, जो मर चुका है, उसने कुछ बात बोली थी मरने से पहले, तो वो कौन से केसेस में रेलिवेंट होगी, जब एक केस में उस व्यक्ति का मरना ही क्वेश्चन में, प्रश्न में उठ जाता है। ठीक है, उस केस में उसकी कही हुई कथन स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब देखिए आगे, सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट, ऐसी कथन रेलिवेंट संदर्भित हैं, वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सेप्शन ऑफ डेथ। यहाँ से भी हमें एंटिसिपेशन के रूल देखने को मिलते हैं। ये वाली कथन रेलिवेंट होंगे, संदर्भित होंगे, वेदर द पर्सन हु मेड देम, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को, कथन को बोला था, और वॉज नो मेड देम वॉज और वॉज नॉट, वो था या वो नहीं था, किसमें, एट द टाइम व्हेन दे वर मेड, जिस टाइम जब वो स्टेटमेंट उसने दी थी उस टाइम वो था या नहीं था, किसमें नहीं था या नहीं था, अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, कि वो उसकी मृत्यु होने वाली है। मतलब वेदर ही वॉज और ही वॉज नॉट, वेदर द पर्सन हु मेड देम वॉज और वॉज नॉट, क्या जब एक व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट मेड की जिसमें उसने बताया किसी व्यक्ति को कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे को एंटिसिपेशन ऑफ डेथ हो रही है, तो यह स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी अगर आगे जाके वो मर गया तो। ठीक है, और एक व्यक्ति को अटैक, मतलब कुछ किसी ने हमला कर दिया, असोल्ट कर दिया, और वो व्यक्ति उस असोल्ट की वजह से मरने वाला, तो वो व्यक्ति तो बता देगा कि भाई मेरे ऊपर इसने हमला किया था, और पुलिस को जाके तुम बता देना, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो सीधे सीधा इंडिया में कौन सा रूल देखने को मिलता है, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, डेथ मतलब अटैक हो चुका है, असोल्ट हो चुका है, और एक व्यक्ति इंजर्ड पड़ा हुआ है और वो बस मरने ही वाला है। ठीक है, वो अपनी लास्ट सेकंड्स गिन रहा था, वो अपने मुख से कुछ वर्ड बोलता है तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। और एक व्यक्ति अभी जिंदा है, उसके ऊपर अटैक वगैरह, असोल्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, और वो अपनी डेथ की आशंका जताता है कि भाई वो एंटिसिपेशन ऑफ डेथ करता है कि भाई मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरे ऊपर कोई प्लानिंग कर रहा है और वो फलाना व्यक्ति है, वो मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कही हुई उसकी स्टेटमेंट वो भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगी, संदर्भित तथ्य हो जाएगी। अब आगे देखिए, एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये देखिए अब कोई सा भी नेचर हो, चाहे कोई भी श्रेणी की प्रोसीडिंग प्रक्रिया हो, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, उसमें वो संदर्भित तथ्य हो जाएगा। अब देखिए, इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, और जहां भी चाहे कोई भी नेचर हो प्रोसीडिंग का, सिविल केस हो क्रिमिनल केस हो, और जहां उस व्यक्ति का जिसने कोई कथन बोला था जब वो मरने वाला था या उसने एंटिसिपेशन ऑफ डेथ कर ली थी, तो वो उसकी मौत का प्रश्न ही उस प्रोसीडिंग में प्रश्न में उठ गया हो, तो ये क्या होगा, ये संदर्भित तथ्य होगा। ठीक है, तो मैं साफ साफ कहाँ देखने को मिलती है, सेक्शन 26 के क्लोज ए में डाइंग डिक्लेरेशन के रूल देखने को मिलते हैं। तो हम सेक्शन 26 के क्लोज ए के साइड में लिख लेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। अब ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का, मैं लिखने लग रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मूवीज में देखते होगे कि भाई एक व्यक्ति बहुत तेजी से कार चला के ला रहा है
और वो पहाड़ी से अपनी कार को क्रैश कर देता है। और अब जो बाइकर्स उसके आसपास घूमते रहते रोड पे, वो भी जाते रहते, वो उसको देखते हैं अरे इस व्यक्ति ने तो कार क्रैश कर दी। तो वो बाइकर्स उस मतलब बाइक वाले उस व्यक्ति को नीचे जहाँ क्रैश होता है कार, वहां जाते हैं और वो व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकलता है और वो व्यक्ति बस मरने ही वाला होता है। तो वो क्या बताता है कि भाई मेरे पीछे बहुत सारे चोर पड़े होते हैं, ये मेरे देखो हीरे हैं, ये मेरे डायमंड्स हैं, ये इनको लूटने के लिए वो मेरे पास पीछे चोर पड़े होते हैं और उन चोरों का नाम ये है, और वो उनकी चोरों की पहचान बताता है। तो ये क्या हो गया, और वो व्यक्ति फिर मर जाता है। तो यह चीज या उसकी व्यक्ति की जो कार क्रैश में मरा है, जिसने खबर बताई कि वो चोर मेरे पीछे पड़े होते, ये मेरे डायमंड लूटने के लिए, आप मेरे डायमंड दिए, ये मेरे आप डायमंड लीजिए, मेरी वाइफ को दे देना, और फलाने फलाने चोरों का नाम है, वो पुलिस को बता देना। तो ये क्या है, तो ये सीधा सीधा डाइंग डिक्लेरेशन है। और अगर उसकी वाइफ ने या उन व्यक्तियों ने उन चोरों के ऊपर केस चलाया कि भाई इनकी वजह से यह व्यक्ति मरा है, ये भाग रहा था उनसे, और जब इसके साथ ट्रेजेडी हुई है तो क्या हो गया, तो इस व्यक्ति की जो मरा है, वो जो व्यक्ति भाग रहा था, जो जिसने कार क्रैश की है, उस व्यक्ति की यह बातें बिल्कुल रेलिवेंट संदर्भित तथ्य होगा उस केस में, जहां प्रश्न उठ गया कि क्या वो व्यक्ति मर गया था और उसने मरते वक्त कोई बात बोली थी, स्टेटमेंट बोली थी, तो वो बिल्कुल ही संदर्भित तथ्य होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 26 का क्लोज ए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 का क्लोज बी। When the statement was made by such person, जब एक कथन बोला गया है एक व्यक्ति द्वारा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो आम जब बिजनेस चल रहा है, उसमें एक कथन बोला गया, मतलब आम तौर पर एक व्यापार चल रहा है और एक उस व्यापार के चलते ही एक व्यक्ति ने कोई कथन बोला है। मतलब व्यापार कौन चलाता है, या तो भाई शॉप ओनर चलाता है या फिर कस्टमर चलाते हैं, तो यहाँ दोनों की बातें रेलिवेंट हो जाएंगी, संदर्भित रखेगी कि भाई एक कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा था, मतलब एक व्यवहार चल रहा था। बिजनेस को व्यापार भी बोलते हैं, पर इसमें हम व्यवहार लेके चलेंगे कि भाई एक धंधा चल रहा था और उस धंधे में या तो कोई स्टेटमेंट बोली गई थी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब देखिए, and in a particular when it consists of any entry or memorandum made by him in the books kept in the ordinary course of business। और अब साफ सीधा बता दिया है कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में किससे संदर्भित एक स्टेटमेंट बोली गई थी एक व्यक्ति ने। इन पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री, भाई कोई खाता खुता से रिलेटेड, कोई अकाउंट से रिलेटेड, कोई एंट्री से रिलेटेड, ठीक है, स्टेटमेंट बोली गई थी। और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक्स, या कोई किताबों में कोई मेमोरेंडम बनाया था एक व्यक्ति ने, तो उसके प्रति कोई स्टेटमेंट बोली गई थी। कैप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो एंट्री वाली बुक और वो मेमोरेंडम जो बुक में बनाते, मेमोरेंडम बुक और एंट्री बुक, उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने पास रखी हुई थी उस व्यक्ति ने, और उसी ने अब स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब देखिए, और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, या फिर उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी है कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करते वक्त, अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को, दायित्व को निभाते वक्त दी है। तो देखिए, और ऑफ एन एक्नोलेजमेंट रिटर्न और साइन बाय हिम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मनी, या एक व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दी है कि उसने क्या किया, एक रिसिप्ट को साइन करके दिया, एक्नोलेज करके दिया है। ठीक है, और वो रिसिप्ट किससे संदर्भ रखती है, मनी से, पैसों से, गुड्स सामान से, सिक्योरिटीज कोई सिक्योरिटीज से, और प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति से। ठीक है, ऑफ एनी काइंड। अब ये प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल, पर एक व्यक्ति ने इनके प्रति एक स्टेटमेंट कथन मेड किया है। ठीक है, इनके प्रति एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट कथन मेड किया है। ठीक है, और कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान क्या, और देखिए, और ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कॉमर्स रिटर्न और साइंड बाय हिम, या फिर एक व्यक्ति ने कोर्स ऑफ बिजनेस में एक स्टेटमेंट मेड किया है और वो सीधे सीधे किससे संदर्भित रखती है, वो स्टेटमेंट जो एक व्यक्ति ने मेड किया है एक दस्तावेज से संबंधित रखती है, और वो दस्तावेज इस्तेमाल होता है कॉमर्स के मतलबों के लिए, और वो दस्तावेज या तो रिटर्न है, खुद लिखित है, या फिर वो दस्तावेज सिग्नेचर है। ठीक है, ये हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को नहीं मिलता था, ये हमें नया मिला है। और ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कॉमर्स रिटर्न और साइंड बाय हिम, जो बाय हिम मतलब जिसकी स्टेटमेंट अब रेलिवेंट होने वाली है, उस व्यक्ति ने ही एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है जो कि कॉमर्स, ट्रेड ऑफ बिजनेस, कॉमर्स से जो रिलेटेड है। ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इनसे रिलेटेड है, या फिर ऑनलाइन एक्टिविटीज से जिसमें ट्रेड होता है, जिसमें बिजनेस होता है, उससे रिलेटेड है। तो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट बोली गई पहले की, तो वो उसने रिटर्न करी है या फिर उसने साइन करी है, तो वो रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएगा। और कब होगा, और द डेट ऑफ अ लेटर, या फिर कोई लेटर पत्र वगैरह लिखा है कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, व्यापार चलते वक्त, व्यवहार चलते वक्त, तो वो लेटर भी संदर्भित हो जाएगा। और देखिए, और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड, या और कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो कोर्स ऑफ बिजनेस में जिनको यूजुअली आमतौर पर दिनांक लिखी जाती थी, तो वो डॉक्यूमेंट भी, वो दस्तावेज भी संदर्भित तथ्य रखेंगे। रिटर्न और साइन बाय हिम, और क्या होगा, जो दस्तावेज है जिनको यूजुअली दिनांक डाली गई है, डेट डाली गई है, वो उस व्यक्ति ने जिसकी स्टेटमेंट अब रेलिवेंट होगी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस व्यक्ति ने या तो खुद से लिखे थे या फिर किसी और ने लिखे थे, तो बस उसने साइन किया था।
तो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट भी अब रेलिवेंट संदर्भित तथ्य का काम करेगी। और किस में करेगी? सीधा सीधा कोर्स ऑफ बिजनेस में। अगर कोई संदर्भित तथ्य एक मैटर आ जाता है, एक केस में एक क्वेश्चन उठ जाता है, क्या इस कोर्स ऑफ बिजनेस में ये चीजें हुई थी? ये चीजें कौन सी वाली? क्या एक एंट्री हुई थी? क्या एक बुक में मेमोरेंडम बनाया गया था? क्या कोई प्रोफेशनल ड्यूटीज में कोई डिस्चार्ज करते वक्त कोई बोले गए थे? कोई अब एक्नोलेजमेंट हुई थी एक व्यक्ति द्वारा, या उसने साइन किया था एक रिसिप्ट को, जो कि सीधे सीधा मनी से संदर्भित रखती है, गुड से संदर्भित रखती है, सिक्योरिटी से और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड से, तो उसके बारे में संदर्भित हो जाएगा। और यह कोई दस्तावेज है कॉमर्स का जो कि लिखा गया था या सिग्नेचर किया गया था उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी स्टेटमेंट के ऊपर अब प्रश्न उठ रहे हैं कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। तो उसके सारी की सारी स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट संदर्भित तथ्य हो जाएंगे, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं आप सेक्शन 26 का क्लोज सी। When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, जब एक कथन जो बोला गया था और वो कथन सीधा सीधा पैक्यूनरी पैसों से संदर्भित या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट या फिर उसके हित के लिए है और वो उसी पर्सन ने मेक किया था, मतलब ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट बता रहा है। और देखिए, और व्हेन इफ ट्रू, और जब उसने मेड किया था वो पैक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट से संदर्भित एक स्टेटमेंट एक व्यक्ति ने, और अगर तो वह जब ट्रू होता, तो देखिए इफ इट वुड एक्सपोज हिम और वुड हैव एक्सपोज्ड हिम टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और टू अ सूट फॉर डैमेजेस, तो वो क्या करता, एक व्यक्ति ने कोई पैक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के लिए एक स्टेटमेंट मेड की, ठीक है। और अगर उसने वह सत्य मेड की होती, मतलब ट्रूथ स्टेटमेंट मेड की होती, तो उसको क्या होता, तो उसको सीधा सीधा वो उसको पब्लिक के आगे एक्सपोज किया जा सकता था कि हाँ भाई, इसने जो कथन ये मेड किया, इससे इसकी लाइबिलिटी बन रही है किसी क्रिमिनल केस में, फौजदारी मुकदमे में, या फिर किसी सूट में जो कि डैमेजेस से संदर्भित होता है, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इस व्यक्ति की लाइबिलिटी बन रही है, ये भुगतान करेगा। तो सीधा सीधा कौन से उसमें ये बोला जाता है, सीधा सीधा कौन से उसमें बोला जाता है, जब एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट मेड की थी, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट मेड की थी, अगर तो उसने जब झूठ वो मेड की थी, अगर वो सच बोलता, तो उस स्टेटमेंट के बलबूते पर इस व्यक्ति को क्या किया जा सकता था, इस व्यक्ति को क्रिमिनल चार्ज में, प्रोसिक्यूशन में ट्राई किया जा सकता था, या फिर इसको सूट्स फॉर डैमेजेस लॉ ऑफ टॉर्ट में इसके ऊपर केस चला सकता था और इससे डैमेजेस लिए जा सकते थे। तो ये हमारा हुआ 20। आगे इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं, सारे इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्लोज ए में फॉल कर रहा है ये एक्ट, बी में फॉल कर रहा है, सी में कर रहा है, डी में कर रहा है, ई में कर रहा है, एफ में कर रहा है, जी में कर रहा है, एच में कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 26 में क्लोज ए से लेकर क्लोज एस तक ही है। तो हम जो इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन ए से लेकर एन तक, तो उसमें सारे के सारे ये जो क्लोजेज हैं सारे कवर हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 26 का क्लोज डी। अब देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन, जब एक कथन जो बोला गया था किसी व्यक्ति ने और वो कथन एक राय देता है एक व्यक्ति के बारे में जिसने वो कथन बोला था। अब देखिए, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम, और सीधे सीधे वो राय किसके मुताबिक देता है कि भाई वो स्टेटमेंट एक व्यक्ति ने बोली गई थी, वो मिल नहीं रहा है, वो मर गया है, तो सीधा सीधा वो राय क्या थी, ओपिनियन क्या था कि भाई कोई राइट है, कोई अधिकार है या कोई रीति रिवाज है, ठीक है, और वो अस्तित्व में है। वो तब था जब उसने वो स्टेटमेंट दी। अब देखिए, ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, और वो अस्तित्व में था वो राइट या कस्टम, और वो किससे संदर्भित रखा था, सीधा सीधा जनता जनार्दन से या फिर जनरल इंटरेस्ट का, वह उसकी स्टेटमेंट थी। अब देखिए, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इफ इट इज एग्जिस्टेड ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर, और अब अगर वो अस्तित्व में होता वो व्यक्ति जिसने एक स्टेटमेंट बोला गया था राइट और कस्टम को पहले मतलब पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट के लिए कि भाई एक राइट और कस्टम एग्जिस्टेंस में है, अब अगर वह व्यक्ति जिंदा होता, वो व्यक्ति मिला होता, तो वो 1 मिनट में पहचान जाता कि हाँ भाई जब मैंने बोला था तब वह राइट और कस्टम एग्जिस्टेंट अस्तित्व में था। ही वुड हैव बीन लाइकली टू अवेयर, अब वो अगर उसके बारे में उस राइट और कस्टम के बारे में क्वेश्चन उठता तो उस व्यक्ति को दोबारा लाके खड़ा कर देते कि भाई आपने राइट और कस्टम के बारे में उस दिन स्पष्टीकरण दे दिया था, एक्सप्लेनेशन दे दी थी, और आपने बता दिया था कि ये राइट और कस्टम गाँव में, देहात में, टाउन में, विलेज में अस्तित्व में है, पर अब फिर दोबारा इस पे राइट और कस्टम पे क्वेश्चन उठ गया है, तो आप दोबारा बोलिए, आप अवेयर कराइए दुनिया को कि हाँ मैंने बोला था। आप देखिए, and when such statement was made before any controversy as to such right, और जो स्टेटमेंट जो बोली जानी चाहिए ना, जो स्टेटमेंट संदर्भित तथ्य रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी, वो स्टेटमेंट जब कंट्रोवर्सी कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया था ना, उससे पहले ही बोली जानी चाहिए। यूं नहीं है कि डिस्प्यूट अराइज हो गया और उसी दिन कोई सुबह स्टेटमेंट बोली गई, नहीं, पहले होनी चाहिए, पहले कोई स्टेटमेंट बोली होनी चाहिए, तो वही राइट और कस्टम से रिलेटेड, तो वही स्टेटमेंट, वही कथन रेलिवेंट फैक्ट संदर्भित तथ्य पेश करेगा। अगर तो एक व्यक्ति जिसने वो स्टेटमेंट राइट और कस्टम से रिलेटेड दी थी वो मर गया या वो मिल नहीं रहा है, वो इनकेपेबल हो गया कि वो एविडेंस नहीं दे सकता, या विदाउट डिले और एक्सपेंस से उसको बुलाया भी नहीं जा सकता, और कोर्ट को अनरीजनेबल सा लगता है कि भाई इतना खर्चा खुर्चा और इतनी
डिले क्यों, हम उसकी पुरानी स्टेटमेंट को ही मान लेते हैं। अब देखिए एंड कंट्रोवर्सी एज टू सच राइट कस्टम और मैटर हैड अराइजन, ठीक है। कंट्रोवर्सी मुद्दा है, जो कंट्रोवर्सी है, जो डिस्प्यूट है, वो उस राइट से, उस अधिकार जो उसने बोला था, स्टेटमेंट दी थी, उस कस्टम से या फिर उस मुद्दे से अराइज हो गया है। तो वो स्टेटमेंट जो पहले बोली गई थी एक व्यक्ति ने, तो वो रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएगी। अब मान के चलिए एक गांव है जो मान के चलिए एक गांव है गुड़गांव में, मान के चलिए कादीपुर विलेज है एक, उसमें एक कुआं है, तो कादीपुर विलेज का एक सरपंच होता है, तो उस कुएं पर एक डिस्प्यूट अराइज होता है, क्या वो कुआं यादव का है, क्या वो कुआं डागर का है, क्या वो कुआं बदलिया फैमिली का है, वो किसका कुआं है। तो सरपंच साहब ने आके बोल दिया था, सरपंच साहब ने आके सीधे राइट और कस्टम पर अधिकार किसका है उस कुएं के ऊपर। तो सरपंच साहब ने आके उस टाइम ये बात मान लीजिए 1980 की थी, तो यह एक डिस्प्यूट राइज होता है 1980 में कि यह कुआं किसका है, यादव का है, डागर का है, या फिर ये बदलिया फैमिली का है। अब देखिए, तो सरपंच साहब ने आके भरी पंचायत में बोल दिया था कि भाई ये कुआं तीनों कम्युनिटी का है, तीनों कास्टिस का है, ये कुआं किसी का स्पेसिफिकली नहीं है। तो अब सरपंच साहब ने क्या अस्तित्व में ला दिया था कि भाई ये कुआं मैंने अपने हाथों से बनवाया था, मैं सरपंच हूं, और ये कुआं अब तीनों कास्टिस का है, किसी पर्टिकुलर कास्टिस का नहीं है, कास्ट का नहीं है। तो अब सरपंच साहब की डेथ हो जाती है 2024 में, और फिर एक व्यक्ति बदलिया फैमिली का केस डालता है कि भाई यादव और डागर फैमिली को इस कुएं में पानी भरने ना दिया जाए। तो अब सीधा राइट और कस्टम क्या खड़ी हो जाएगी वहां, और उस सरपंच साहब की स्टेटमेंट क्या रेलिवेंट फैक्ट होगी। तो मैं भी 1980 में वहां खड़ा था जब सरपंच साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई कि सीधा क्या ये कुआं यादव का है, डागर का है, और किसका है, ये किसका है, और ये बदलिया फैमिली का है। तो मैं अब कोर्ट में जाके कहूंगा कि सर मेरे आगे सरपंच साहब ने एक राइट और कस्टम को एग्जिस्टेंस अस्तित्व में लाया था, और उन्होंने बोला था कि एक कुआं तीनों कास्टिस का है। अब ये बदलिया फैमिली का प्लेंटिव क्यों केस डाल रहा है और अपने लिए इस कुएं को मांग रहा है। ये कुएं पे इसका भी हक है और हमारा भी हक है, ठीक है। तो ये होता है राइट और कस्टम से रिलेटेड एक स्टेटमेंट, एक कथन कब संदर्भित तथ्य होता है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा सेक्शन 26 का क्लोज डी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 का क्लोज ई। When the statement related to the existence of any relationship by blood, जब एक कथन बोला जाता है और वो कथन सीधा किससे संदर्भित रखता है, एक अस्तित्व बता देता है कि भाई क्या रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, मैरिज या फिर शादी से रिश्ते हैं, और अडॉप्शन या फिर गोद लिया कोई रिश्ता है, बिटवीन पर्सन एज टू हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड, और किस व्यक्ति के बिटवीन में जो स्टेटमेंट दे रहा है और किसके प्रति दे रहा है, उस व्यक्ति के प्रति जिसके के रिश्ते खून के, ब्लड के, मैरिज के, अडॉप्शन के, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैड स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, और जिस व्यक्ति को स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज है कि हाँ जो ये व्यक्ति है ये तो हमारे साथ या तो ये खून से जुड़ा हुआ है, ये हमने गोद लिया हुआ है, या ये हमने क्या करा हुआ है, ये तो हमारे घर में शादी होकर आया है। तो वो एक व्यक्ति को अगर स्पेशल नॉलेज है तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। मान के चलिए एक बूढ़ी अम्मा है 80 साल की, और एक क्वेश्चन अब उठ जाता है, एक क्वेश्चन तो बाद में उठता है, लेकिन 1980 की बात मान लीजिए, एक बूढ़ी अम्मा है कितने साल की, 80 साल की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठ जाता है, आगे जाके उठेगा वो क्वेश्चन, लेकिन बूढ़ी अम्मा के साथ क्या होता है, उनका एक पुत्र भी होता है, उसकी एक पुत्र वधू होती है, पर उन दोनों को कोई भी बेटे उठे बच्चे उच्चे कुछ नहीं हो रहे होते। तो वो क्या करते हैं सीधा वो उसके बूढ़ी अम्मा के पुत्र और जो पुत्र वधू होते हैं, जो उसका सन होता है और सन की वाइफ होती है, वो एक बच्चे को बेबी बॉय को गोद ले लेते हैं, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सीधा अब क्या होता है भाई, बूढ़ी अम्मा अभी जी रही है 1980 तक, 1908 मान के चलिए 1985 में उसके बच्चे और उसके बेटे, बूढ़ी अम्मा के बेटे और पुत्र वधू ने एक लड़के को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था। और अब 1990 में वह बूढ़ी अम्मा मर जाती है, और 1995 में उसका बूढ़ी अम्मा का बेटा और उसकी पुत्र वधू मर जाती है, पर वो जो पोता है उसका जो गोद लिया गया था वो जीवित है। तो अब सवाल उठ जाता है आगे जाके कि क्या भाई जो लड़का है, क्या उनकी फैमिली का ही है, क्या इसके रिश्ते हैं उस फैमिली से। भाई मान के चलिए अब उनकी प्रॉपर्टी की विरासत जमनी है, उसकी प्रॉपर्टी का विभाजन होना है, उस बुढ़िया की प्रॉपर्टी का, उसके पापा की प्रॉपर्टी का। अब क्वेश्चन उठ जाता है क्या ये गोद लिया गया बच्चा है। तो अब बुढ़िया ने जब उस बुढ़िया ने जब बोला था अपने बच्चों को कि तुम एक को गोद ले लो, एक लड़के को गोद ले लो, एक छोटे बच्चे को गोद ले लो, तो ऑब्वियसली उन्होंने गोद लिया था, तो सारे डॉक्यूमेंट बने होंगे, या फिर पूरे खुले समाज में गोद लिया होगा, सबको पता लग गया होगा कि भाई हाँ ये गोद लिया, और बुढ़िया ने आके डिक्लेरेशन दे दी हम आज से ये हमारा पोता है और हम इसको गोद ले रहे हैं। तो अगर किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने यह बात सुनी थी तो मैं कोर्ट में आके कह दूंगा, हाँ जी सर, जो इस डिफेंडेंट की दादी है
अब भाई उसके पोते को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब जिसको दिक्कत होगी वो उसके पोते पे केस डालेगा, मतलब उसके घर वाले, बुढ़िया के घर वाले, कि भाई इस नाजायज को इस गोद लिए वाले को क्यों प्रॉपर्टी मिल गई, तो उसको उस बेटे को जो गोद लिया गया था उसको डिफेंडेंट बना देंगे। तो अब मैं डिफेंडेंट के फेवर में गवाह बन के जाऊंगा और मैं कह दूंगा हाँ सर 1985 में इसकी दादी माँ ने पूरे समाज के सामने घोषणा कर दी थी कि हम इस बच्चे को गोद ले रहे हैं। तो ये क्या मेरी स्टेटमेंट संदर्भित तथ्य होगा, क्योंकि मेरे को स्पेशल नॉलेज है कि हाँ भाई बुढ़िया ने, इसकी दादी ने और इसके पापा ने, उसकी मम्मी ने इसको गोद लिया था, अडॉप्शन किया था। तो इसके रिश्ते, इस व्यक्ति के रिश्ते जो कि डिफेंडेंट है बिल्कुल स्थापित हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जिस्टेंट अस्तित्व में आ जाएंगे, ठीक है। और कोई भी टिंच ऑफ डाउट नहीं बचेगा कोर्ट में रूप में, और कोर्ट मान लेगा कि हाँ भाई इसको गोद लिया गया था और ये ही अब हकदारित है। क्या अडॉप्टेड बच्चों को क्या प्रॉपर्टी नहीं मिलती है? 100% मिलती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैरिज और अडॉप्शन, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैड स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज एंड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। अब जो हमारी दादी अम्मा ने, अब वो क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, मुद्दे का डिस्प्यूट कब उठा, क्या ये बच्चा अडॉप्टेड है नहीं है, 2024 में उठा, पर स्टेटमेंट कब मेड कर दी थी? 1985 में मेड कर दी थी। तो यही संदर्भित तथ्य होगा कि स्टेटमेंट जो रिश्तों को स्थापित एग्जिस्टेंस में ला दे वो पहले मेड होनी चाहिए, उस दिन नहीं मेड होनी चाहिए। मान के चलिए 2024 की 1 जुलाई को केस डला है, 1 जुलाई को केस डला है, ठीक है, 1 जुलाई को केस डला है प्लेंटी पर डिफेंडेंट उसकी जमीन लेने के लिए, गोद लिए वाले बच्चे की जमीन लेने के लिए। तो अब डिफेंडेंट क्या करता है भाई, डिफेंडेंट को गवाह चाहिए कि भाई मैं गोद लिया गया था, तो मेरे को कोई आके सपोर्ट करते हैं, हाँ, और बता दे कि हाँ भाई इसका रिलेशन इस फैमिली से गोद अडॉप्शन की वजह से है। तो वो एक व्यक्ति को कहता है कि भाई तुम आके कोर्ट में कह दो ना कि मेरी दादी अम्मा ने बोला था कि भाई मेरे को गोद लिया जाता, घोषणा की थी पब्लिकली। तो अब वो क्या कहेगा, भाई मैं कह तो दूंगा, पर क्या ये रेलिवेंट संदर्भित तथ्य रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? इस लाइन की वजह से, सेक्शन 26 के क्लोज ई की लेटर पार्ट की वजह से। क्या? बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज, जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो रिश्ते तय करते हैं मैरिज के, अडॉप्शन के, बर्थ के, वो पहले ही मेड हो जाने चाहिए थे, हाल फिलहाल में मेड नहीं होने चाहिए जब केस चल रहा है, जब डिस्प्यूट चल रहा है, नहीं तब नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 26 का क्लोज एफ, when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons deceased। अब ये लीजिए, अब जो हमारा 26 का क्लोज ई मैंने बताया, वो डिस्प्यूट उठ रहा था जब एक व्यक्ति जिंदा है, मतलब अडॉप्टेड व्यक्ति, ब्लड से रिलेटेड व्यक्ति, और जो मैरिज से रिलेटेड व्यक्ति, उसके लिए तो प्रश्न उठ ही रहा है। पर जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट मेड की थी ना, वो जिंदा है, अभी वो व्यक्ति जिंदा है, तो वो आके कोर्ट में खुद ही बता देगा जिंदा है। पर जब हमने सेक्शन 26 का क्लोज एफ पढ़ा, इसमें एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट मेड की थी और एक व्यक्ति के रिश्ते, कि वो बर्थ से कैसे कनेक्टेड है हमारी फैमिली के साथ, या फिर मैरिज से कैसे कनेक्टेड है, अडॉप्शन से कैसे कनेक्टेड है, फिर वो व्यक्ति अब जिसने स्टेटमेंट मेड की थी वो अब मर चुका, डिजीज हो चुका, बस यही डिफरेंस। आगे देखिए, एंड इज मेड इन एनी विल और डीड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली। और एक रिश्तों से संदर्भित एक स्टेटमेंट विल में, वसीयत में, या फिर एक डीड में, एक करारनामे में मेड की गई थी, जो कि सीधा परिवार के अफेयर्स को डिसाइड कर देती है, तय कर देती है। टू विच एनी डिजीज पर्सन बिलोंग, और जिससे कि एक डिजीज पर्सन बिलोंग करता है, जिसने की एक स्टेटमेंट मेड की थी, ठीक है। आप देखिए, और इन यानी फैमिली पेडिग्री, या कोई फैमिली पेडिग्री से संदर्भित कोई स्टेटमेंट मेड की गई थी, अब वो व्यक्ति मर चुका है जिसने एक स्टेटमेंट मेड की थी, अपनी फैमिली पेडिग्री का चार्ट हमको समझाया था। आप देखिए, और अपॉन एनी थॉमस्टोन, या एक डिजीज व्यक्ति ने क्या किया था, एक थॉमस्टोन पे, एक थॉमस्टोन होता है ना, जैसे भाई पत्थर उथर पे भाई पूछ से लिख देते हैं, लिखावट कर देते हैं, जो गार्ड कर लिखावट करते हैं, तो थॉमस्टोन होता है। कोई कह रहा लिखावट है कोई थॉमस्टोन पे, वो एक मरे हुए व्यक्ति के लिए लिखी थी, जो कि बाद में जाके मरा, और जिसका क्वेश्चन उठता है, तो थॉमस्टोन पे उसका नाम लिख दिया था। अब देखिए आगे, फैमिली पोर्ट्रेट, या कोई मरा हुआ व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट मेड की थी, जिस रिश्तों को जो क्लियर करता, ब्लड से, मैरिज से, या फिर अडॉप्शन से, वो पोर्ट्रेट में, किसी फैमिली पोर्ट्रेट में उसको दर्शाया जा रहा है कि वो है इसमें, मतलब उसको वो फोटो में है। तो कोर्ट क्या मान लेगी, भाई फोटो में है तो ये कोई गांव वाला तो है नहीं, ये परिवार वाला, जब भी तो इतने पुराने टाइम में इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हंस के फैमिली वाले। तो ये देखिए, और अदर थिंग ऑन विच स्टेटमेंट आर यूजुअली मेड, या और भी कोई अन्य चीज है जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी जा सकती थी या बोली जा सकती थी, तो वो भी रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएंगे। एंड व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये स्टेटमेंट, ये कथन जो कि एक डिजीज व्यक्ति ने बोला था एक व्यक्ति के लिए, जो कि जो डिजीज व्यक्ति एक व्यक्ति के रिश्ते तय कर रहा था कि ये ब्लड में क्या लगता है, मैरिज में क्या लगता है, और ये अडॉप्शन में क्या लगता है, तो वो स्टेटमेंट जब डिस्प्यूट हो रहा उससे पहले ही वो मेड हो जानी चाहिए थी, बोली जानी चाहिए थी। यूं नहीं है कि जिस दिन डिस्प्यूट रेज हुआ उस दिन ही वो बोली जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये वो हमारा सेक्शन 26 का क्लोज है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 का क्लोज जी। When the statement is contained in any deed, अब एक कथन कंटेंड है एक डीड में, एक वसीयत में, अब देखिए विल में, एक वसीयत में, और अदर डॉक्यूमेंट या कोई अन्य दस्तावेज में, which relates to any such transaction as specified in clause A of section 11, और सीधा वो कौन से ट्रांजैक्शन से संदर्भ कर रही है एक स्टेटमेंट जो डीड में है या फिर विल में है, सेक्शन 11 के क्लोज ए के साथ वो रिलेट कर रही है, तो वो भी संदर्भित तथ्य हो जाएगा। अब 11 का ए क्या बोलता है, सेक्शन 11 का क्लोज ए हमें क्या बोलता है अभी देख लेते हैं। हाँ, ये बोलता है फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ये बोलता है एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड, और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद और इट्स एग्जिस्टेंस, तो वो भी संदर्भित तथ्य हो जाएगा। ये हमने पढ़ा सेक्शन 26 का क्लोज जी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 का क्लोज एच, जो कि हमारा लास्ट क्लोज है आज का। आप देखिए, सॉरी आज का नहीं, सेक्शन 26 का। आप देखिए, व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, जब एक ही कथन बहुत सारे व्यक्तियों ने बोला था, मतलब नंबर ऑफ व्यक्तियों ने एक ही बात बोली थी। अब देखिए, एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, और अपनी जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस किया था, बयां किया था। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन ने, और देखिए और इंप्रेशंस ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ व्यक्तियों ने अपने इंप्रेशंस, अपनी भावनाएं जो उनके भाग के प्रति निकल के आ रहे, जो वो अपने मन में सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस किया था, मतलब खुलकर बताया था। और किसके बारे में बताया था, जो पर्सन अब सूट में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उठ के आ रहा है उसके बारे में बताया था, उस मुद्दे के बारे में बताया। तो क्या होगा वो, तो वो संदर्भित तथ्य हो जाएगा, ठीक है। तो वो संदर्भित रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा एक केस में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पूरे होते हैं सेक्शन 26 के पूरे क्लोज, जो कि क्लोज ए से लेके क्लोज एस तक है। अब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन ए से लेके इलस्ट्रेशन एन तक है। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं, अब देखिए इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 26। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी, क्या ए का मर्डर बी ने किया है। अब देखिए, और ए डाइज ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन अ ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ विच शी वॉज रेप्ड, या ए की मृत्यु तब हुई है, या ए की मृत्यु उसकी वजह से हुई है कि ए को बहुत सारी इंजरीज आ गई थी। और वो इंजरीज कब आई थी, वो इंजरीज इस वजह से आई थी जब ए का रेप हो रहा था, मतलब ए एक महिला है, वो इंजरीज वो, या तो क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई या तो ए को बी ने मारा है, या ए को जो शरीर पर इंजरीज आ गई थी जब उसका रेप हुआ था, क्या उसकी मृत्यु उसकी वजह से हुई। अब देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर शी वॉज रेप्ड बाय बी, तो एक प्रश्न दोबारा उठ जाता है, क्या प्रश्न उठ जाता है, क्या ए जो मर गई है उसका रेप किया था बी ने। अब देखिए, और द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज किल्ड बाय बी अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट अ सूट वुड लाई अगेंस्ट बी बाय एज विडो, या देखिए, और द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज किल्ड बाय बी, या फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या ए को बी ने मारा है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, और कौन से हालातों के अंतर्गत मारा है, दैट अ सूट वुड लाई अगेंस्ट, कि एक केस सिविल मुकदमा लाई करेगा किसके विरुद्ध, अगेंस्ट बी के विरुद्ध, ठीक है। और कौन डालेगा, बाय एज विडो, जो ए है उसका विडो, एज विडो डालेगा, ठीक है। मतलब ए तो अब विडो हो गई है, तो अब ए का हस्बैंड डालेगा बी के प्रति सूट लॉ ऑफ टॉर्ट्स में उससे कि भाई तूने मेरी पत्नी का रेप किया या मेरी पत्नी को मार दिया, उसके मेरे को डैमेजेस दे, तो वो ले सकता है, ठीक है। क्रिमिनल केस तो पिनल लॉ तो अलग चलेगा, लेकिन सिविल केस भी चल सकता है। आप देखिए, स्टेटमेंट्स मेड बाय ए एज टू द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ, तो ये देखिए, जो स्टेटमेंट ए ने मेड की थी जब उसका रेप हुआ था या फिर उसको कोई मर्डर करने वाला था, तो स्टेटमेंट जो ए ने मेड की थी जो सीधा उसके मृत्यु का कारण बता रहे थे, या फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी, मतलब इंजरीज की वजह से होगी कि उसने मेरा रेप कर दिया था और मेरे को बहुत सारी इंजरीज होगी, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। तो ये स्टेटमेंट ये अब क्या होगी, रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएगी। अब देखिए, रेफरिंग रेस्पेक्टिवली टू द मर्डर, द रेप एंड द एक्शनेबल रॉन्ग, जो कि सीधा किससे संदर्भ रेफर कर रही है सिचुएशन को, मर्डर से, रेप से, या फिर एक एक्शनेबल रॉन्ग से, मतलब उसकी मार पिटाई हुई थी, इंजरीज हुई थी, तो उससे संदर्भ रखिए। अब देखिए, अंडर कंसिडरेशन, जो कि विचार विमर्श में है, एक पिनल ट्रायल में भी, एक क्रिमिनल ट्रायल में भी, एक सिविल ट्रायल में भी, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डली हुई है, आर रेलिवेंट फैक्ट। तो ये सारी की सारी संदर्भ, ये सारी स्टेटमेंट, ये सारे कथन जो ए ने, जो मर चुकी है, जिसका रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, या फिर उसको किसी ने इंजरीज दी है, उसकी सारी गई, उसके सारे मुख से गए बोले हुए बोल सारे संदर्भित तथ्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन ए, जो कि सीधा डाइंग डिक्लेरेशन से हमारा कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन बी। अब देखिए हम पढ़ेंगे सीधा इलस्ट्रेशन, अब हम पढ़ेंगे सीधा इलस्ट्रेशन बी। देखिए जो कह रहा है, द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ। अब एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या एक कौन सी दिनांक को जन्म लिया था। अब देखिए, एन एंट्री इन द डायरी ऑफ अ डिजीज सर्जन,
अब एक एंट्री मिल जाती है, और किसकी डायरी में मिल जाती है? एक डिजीज सर्जन, मतलब एक डॉक्टर की डायरी में मिल जाती है एक एंट्री। वो क्या कहती है? और वो डिजीज सर्जन ने वो डायरी कब रखी हुई थी? रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और वो डिजीज सर्जन ने, जिसने ए का जन्म किया था, वो सर्जन ने रेगुलरली, मतलब जब वो सर्जन था उस टाइम रेगुलरली रखी थी वो डायरी। अब देखिए, स्टेटिंग दैट ऑन द गिवन डे ही अटेंडेड एज मदर। तो और उस डायरी की एंट्री में क्या बता रहा कि भाई एक गिवन डे, एक दिनांक बताई गई है, और उस दिनांक पे उसने, सर्जन ने ए की मदर को अटेंड किया था। मतलब वो क्या किया था देखिए, एंड डिलीवर्ड हर ऑफ अ सन। और उसने, सर्जन ने उसकी मम्मी को अटेंड किया था और उसकी मम्मी की डिलीवरी करवाई थी, और एंट्री लिखी हुई है एक दिनांक की। अब देखिए, इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो वो जो सर्जन ने डायरी रखी हुई थी अपने रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब भाई सर्जन इलाज कर रहा है, डिलीवरी करवा रहा है, बच्चों को पैदा करवा रहा है, तो भी उसका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, ठीक है। वो उसका व्यवहार ही है कि वो डॉक्टर भाई बच्चे पैदा करवाएगा, गायनो, ठीक है। और कार्डियोलॉजिस्ट भाई हार्ट की सर्जरी वगैरह करेगा, ठीक है। और अब गायनोलॉजिस्ट, डॉक्टर जो सर्जन होगा, गायनोलॉजिस्ट होगा जो बच्चे पैदा करवाता है, ठीक है। अब ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का इलाज करेगा। भाई सारे डॉक्टर भाई कोई ना कोई डायरी तो रखते हैं पर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो यही कह रहा सेक्शन 26 के क्लोज बी में एक सर्जन ने डायरी रखी हुई थी जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में थी। अब कोर्ट में एक प्रश्न भी उठ जाता है, क्या प्रश्न उठता है कि जो ए है, क्या उसका जन्म उस दिनांक को हुआ था जो ये कह रहा है केस में। तो एक व्यक्ति सर्जन की डायरी की कॉपी ला के दिखा देता कोर्ट में कि सर ये तो कह रहा है मेरा जन्म 1 जनवरी को हुआ था, पर ये देखिए डायरी, अब ये देखिए डायरी में सर्जन की डायरी लेके आया हूँ, एक व्यक्ति का जन्म, इस व्यक्ति का जन्म 5/5 को हुआ था, 5/5 को हुआ था, तो वो संदर्भित तथ्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन से क्लोज से रिलेट कर रहा है? सीधा सीधा ये हमारा रिलेट कर रहा है सेक्शन 26 के क्लोज बी के साथ, ठीक है। सेक्शन 26 के क्लोज बी के साथ रिलेट कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी, जो कि देखिए बताता है द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर ए वॉज इन नागपुर ऑन गिवन डे। क्या ए नागपुर में था एक दिन पर, एक जो दिन है उस, मतलब मान के चलिए क्या ए उस दिन नागपुर में था? ये क्वेश्चन उठ जाता है। अब देखिए, अ स्टेटमेंट इन द डायरी ऑफ द डिजीज सोलिसिटर। तो एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो कि किसकी डायरी में पाई जाती है? एक डिजीज सोलिसिटर है, मतलब कोई वकील है जो कि मर चुका है। आप देखिए, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। उस सोलिसिटर ने वो डायरी बिल्कुल अपने रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने पास रखी हुई थी। अब देखिए, डेट ऑन अ गिवन डे द सोलिसिटर अटेंडेड ए एट अ प्लेस मेंशन। और उस डायरी में क्या लिखा होता है कि भाई जो सोलिसिटर है, जो मर चुका है, उसने ए जो है उसको एक जगह पर वो मिले थे, ठीक है। अब देखिए, एट अ प्लेस मेंशन, और डायरी में वो प्लेस मेंशन, अब देखिए इन नागपुर, और कह रहा है, और उसमें डायरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ वो डिजीज सोलिसिटर है वो ए से मिला था और नागपुर में मिला था, और एक जो प्लेस मेंशन है वहां पे मिला था। अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कन्फरिंग विद हिम अपॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। और वो किस पर्पस के लिए मिले थे डिजीज सोलिसिटर और ए किस पर्पस के मिले थे? कुछ उनको लीगल एडवाइस लेनी थी, उसको ए को डिजीज सोलिसिटर थे, उस पर्पस के लिए मिली। तो अब देखिए, इज अ रेलिवेंट फैक्ट, तो ये क्या होगा? ये भी संदर्भित तथ्य हो जाएगा। तो ये सीधा कौन से सेक्शन से रिलेट कर रहा है? सेक्शन 26 के क्लोज बी के साथ ही, ठीक है। सेक्शन 26 के क्लोज बी के साथ यह रिलेट कर रहा है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 26 का इलस्ट्रेशन डी। अब देखिए, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर अ शिप सेल्ड फ्रॉम मुंबई हार्बर ऑन अ गिवन डे। क्या जो शिप, जो समुद्री जहाज जो मुंबई से चली थी, क्या वो उस दिनांक पर चली थी जब उसको चलना चाहिए था? अब देखिए, अ लेटर रिटन बाय डिजीज मेंबर ऑफ अ मर्चेंट फर्म। तो एक पत्र लिखा हुआ है, किसने पत्र लिखा हुआ है? एक डिजीज मर्चेंट ने, जो कि फर्म का है, जो कि शिप की फर्म का है। देखिए, ओह बाय विच शी वाज कार्टेड टू देयर कोरस्पोंडेंट्स इन चेन्नई। और उस लेटर में क्या लिखा था कि भाई मेरे को मुंबई से मैं बैठी एक जहाज में, और मेरे को एक जहाज ने चेन्नई उतार दिया था। तो ये लेटर क्या होगा? ये लेटर भी संदर्भित तथ्य रखेगा। अब देखिए, टू होम द कार्गो वॉज कंसाइंड, और जहाँ चेन्नई में एक कार्गो कंसाइंड किया गया था, मुंबई से एक कार्गो मतलब लोड गया और वो चेन्नई में उतारना था। देखिए, स्टेटिंग दैट द शिप सेल्ड ऑन द गिवन डे फ्रॉम मुंबई पोर्ट। और उस लेटर में साफ साफ लिखा होता कि हमारी शिप सेल्ड की है, मतलब चली है मुंबई पोर्ट से, और वो कहाँ उतरी है? जाके चेन्नई पोर्ट में रुकी है, और वहां कार्गो उन्होंने अनलोड किया है। तो एक ये लेटर मिलता है, और लेटर किसका है? सीधा एक मर्चेंट फर्म जो कि मतलब एक मर्चेंट फर्म के मेंबर का, जो कि मर चुका है। तो ये लेटर भी संदर्भित तथ्य रखेगा। तो ये सीधा हमें कौन से सेक्शन से देखने को मिलता है? बताइए। ये सीधा ये भी हमें सेक्शन 26 के क्लोज बी के देखने को मिलता है, हमें इलस्ट्रेशन डी, ठीक है। सेक्शन 26 क्लोज बी से देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ई। द क्वेश्चन इज, तो एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर रेंट वॉज पेड टू ए। क्या किराया पे कर दिया गया था, अदा कर दिया गया था ए को
फॉर सर्टेन लैंड, और किसके लिए, एक सर्टेन जो एक तय की हुई जमीन है उसके लिए। अब देखिए अ लेटर फ्रॉम ए इज डिजीज्ड एजेंट टू ए, तो एक लेटर आता है, अ लेटर फ्रॉम ए इज डिजीज एजेंट टू ए, एक लेटर लिखा जाता है, ए का जो एजेंट है जो मर चुका है उस ए के एजेंट ने ए को कोई लेटर लिखा है, तो वो अब लेटर को हम रेलिवेंट फैक्ट समझेंगे। अब देखिए सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द रेंट ऑन एज अकाउंट, तो वो लेटर में ए का एजेंट उसको क्या लिखता है कि भाई मैंने आपके लिए आपके अकाउंट में मैंने आपकी लैंड का रेंट रिसीव कर लिया। अब देखिए एंड हेल्ड इट, और मैंने वो अपने पास रख लिया। अब देखिए एट एज ऑर्डर, और जो आपने ऑर्डर दिए थे उसके तहत मैंने वो रेंट का किराया उस लैंड का रख लिया है और वो आपके ऑर्डर पर रखा है। और देखिए इज अ रेलिवेंट फैक्ट, तो ये भी क्या होगा, यह भी संदर्भित तथ्य होगा। अब सीधा सीधा ये एग्जांपल हमें कहां से देखने को मिला है, इलस्ट्रेशन सेक्शन 26 के क्लोज सी से हमें यह देखने को मिलता है, क्योंकि भाई अब एजेंट का कोई पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, भाई ए का इंटरेस्ट है लैंड का रेंट लेने में, क्या उसके एजेंट का कोई प्रोप्राइटी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट है उस मैटर में जो क्वेश्चन एक डिसाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं है। अब उसका लेटर एक वो जो लिखता है ए को लिखता है, उसका एजेंट ए को लिखता है कि हाँ जो आपका सर्टेन लैंड था उसका मैंने किराया उगा लिया और वो मेरे पास रखा है आपके ऑर्डर से, ठीक है। तो ये लेटर अपने आप में एक संदर्भित तथ्य रेलिवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। तो सीधे सीधा हमें इलस्ट्रेशन ई कौन से सेक्शन से देखने को मिलती है, सेक्शन 26 के क्लोज सी से देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन एफ। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड, तो एक प्रश्न उठ जाता है क्या ए और बी कानूनन शादीशुदा हैं। द स्टेटमेंट ऑफ अ डिजीज क्लर्गी मैन, तो एक स्टेटमेंट एक कथन शो दिखाया जाता है जो कि किसका होता है, एक डिजीज एक मरे हुए क्लर्गी मैन का। देखा है क्लर्गी मैन कुछ होता होगा, दैट ही मैरिड देम, कि एक क्लर्गी मैन जो शादीशुदी कर रहा था चर्च में वो क्लर्गी मैन होता है, कि वो स्टेटमेंट एक कथन दिखाया जाता है क्लर्गी मैन का कि भाई क्लर्गी मैन ने ए और बी की शादी कर दी। अब देखिए मैरिड देम अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम इज रेलिवेंट, तो और वो क्लर्गी मैन का कथन क्या बताता है, क्लर्गी मैन का कथन यह दिखाता है दैट ही मैरिड देम, कि क्लर्गी मैन ने ए और बी की शादी करवाई थी, बट देम अंडर सच सर्कमस्टांसेस, और किन हालातों में करवाई थी, दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम इज रेलिवेंट, कि सेलिब्रेशन जब अगर उनकी शादी की सेलिब्रेशन होती ना, अगर वो सेलिब्रेट करते तो वो एक अपराध बन जाता, इसलिए ये भी संदर्भित तथ्य रखेगा। मतलब इससे मान लिया जाएगा कि भाई ए और बी शादीशुदा तो है, क्लर्गी मैन खुद आके कोर्ट में बोल रहा है कि हाँ मैंने उनकी शादी करवाई थी, तो ये शादीशुदा तो है, पर डिफेंडेंट का वकील क्या, पर प्लेंटिफ का वकील क्या कहता है, फिर क्या कहता है भाई क्लर्गी मैन अगर तुमने इसकी शादी करवाई थी तो इनकी सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुई भाई, ये तो रिचुअल्स है कि जिसकी शादी होती है उसकी सेलिब्रेशन करना मांगता है। तो क्लर्गी मैन ने बोल दिया भाई उस टाइम थोड़े राइट्स वगैरह चल रहे थे, अगर ये शादी अपने खुशी की बात इजहार करते तो जो राइटर्स हैं वो इनकी शादी को मतलब एक क्राइम में कमिट कर देते, तो ये इनकी शादी के सेलिब्रेशन को तहस नहस कर देते, तो इसलिए ये बात भी रेलिवेंट संदर्भित तथ्य रखेगा। तो सीधा कौन से सेक्शन से रिलेटेड है ये सेक्शन, कौन से क्लोज से रिलेटेड है ये सेक्शन, सीधा बताइए मुझे, ये सेक्शन सीधा रिलेटेड है सेक्शन 26 के क्लोज ई के साथ, सेक्शन 26 के क्लोज ई के साथ। इसमें हम नहीं लिखते, अभी इसमें डाउट है, अब हम अगला इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन जी, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, कि जो ए है जो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो उसने क्या करा था, रोट अ लेटर ऑन सर्टेन डे, कि एक दिन पर क्या एक लेटर लिखा था। आप देखिए द फैक्ट दैट अ लेटर रिटन बाय हिम इज डेटेड ऑन द डेट डे इज रेलिवेंट, तो एक तथ्य दिखाया जाता है कि एक लेटर उसका तो है और उसने उसी दिन पर लिखा था, तो ये भी संदर्भित तथ्य है, ठीक है। तो ये भी संदर्भित तथ्य है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन एच। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ द रैक ऑफ अ शिप, एक प्रश्न उठता है कि भाई जो शिप में टूट फूट हुई है और जो शिप का कोई टुकड़ा टूट के पड़ा है, क्या कॉज है, उसका क्या कारण है। आप देखिए अ प्रोटेस्ट मेड बाय द कैप्टन, अब एक प्रोटेस्ट एक हड़ताल जो कैप्टन ने मेड कर दी थी, whose attendance cannot be procured is a relevant fact, जो हड़ताल कैप्टन ने मेक कर दी थी। और एक क्वेश्चन उठता है सूट फॉर डैमेजेस के केस में, सिविल सूट में, कि क्या भाई जो शिप थी जो समुद्री जहाज थी वो रैक कैसे, मतलब वो खराब तबाह कैसे हो गई। तो ये कहता है अ प्रोटेस्ट मेड बाय द कैप्टन whose attendance cannot be procured is a relevant fact, कि भाई एक कैप्टन ने उस दिन उस शिप में प्रोटेस्ट मेड कर दिया था, मतलब हाँ उल्लड़ कर दी थी, तो क्या हो गया सीधा और अब कैप्टन को बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो सेल कर रहा है। अब वो मान के चलिए मुंबई पोर्ट में उसने प्रोटेस्ट किया था और जब शिप को तहस नहस कर दिया था, अब वो कैप्टन लंदन में किसी समुंदर में सेल कर रहा है, तो क्या उसको
क्यों के लिए बुलाया जा सकता है, और उसको चाहे कितना भी खर्चा लगा लो उसको बुलाया नहीं जा सकता अब जल्दी जल्दी। तो क्या होगा, ये अपने आप में एक संदर्भी तथ्य है जिसने देखा था कि हाँ भाई कैप्टन ने प्रोटेस्ट कर दिया था, और प्रोटेस्ट करने के लिए ही शिप में रैक मतलब तहस नहस ये शिप हुई है। तो ये संदर्भी तथ्य रखेगी उस प्रश्न को डिसाइड करने में, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन एच। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन आई। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक वे, कि क्या एक जो रोड है रास्ता है क्या वो पब्लिक रास्ता जनता जनार्दन का रास्ता है। आप देखिए, अ स्टेटमेंट बाय ए, एक कथन मेड करता है कौन, ए। अ डिजीज हेडमैन ऑफ द विलेज, जो ए है वो एक मुखिया है जो कि एक गांव का मुखिया था। आप देखिए, डेट द रोड वॉज पब्लिक, की रोड तो भाई पब्लिक था, उसने कभी मुखिया ने गांव के मुखिया ने बोला होगा कि यह रोड है, यह जनता जनार्दन का रोड है, पब्लिक रोड है। तो देखिए इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो ये जो हेडमैन ने, उस गांव के हेडमैन ने जो कभी स्टेटमेंट एक कथन मेड किया हुआ कि हाँ ये रोड तो पब्लिक रोड है, तो ये अपने आप में एक संदर्भित तथ्य है। तो सीधा सीधा ये कौन से ये कौन से क्लोज से डील कर रहा है, सीधा सीधा बताइए। ये सीधा सीधा हमारा सेक्शन 26 का क्लोज डी है, ये हमारा सीधा सीधा सेक्शन 26 का क्लोज डी है, ठीक है। सेक्शन 26 का क्लोज डी है हमारा, कौन सा इलस्ट्रेशन आई, ठीक है। सेक्शन 26 का क्लोज डी है ये, ठीक है। तो लिख लीजिए साथ में। अब देखिए, अब एक और इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन जे। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठ जाता है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ग्रेन ऑन अ सर्टेन डे इन अ पर्टिकुलर मार्केट, की एक पर्टिकुलर बाजार में उस दिन, एक दिनांक जो क्वेश्चन में है, उस दिन इस ग्रेन का, एक फसल का, एक दाने का, गेहूं राइस कुछ भी ग्रेन वगैरह जो होता है उसका रेट क्या था। आप देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ द प्राइस, तो एक कथन बताया जाता है कि भाई उस दिन क्या प्राइस था, मेड बाय अ डिजीज बिजनेस पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। और जो स्टेटमेंट प्राइस का, जो कथन प्राइस के संदर्भ में एक बिजनेसमैन ने, क्योंकि ग्रेन वगैरह में उसी मार्केट में डील करता है, उसका कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने सुनी थी, और वो डिजीज बिजनेसमैन अब मर चुका है, वो बिजनेसमैन जिसने अब कथन मेड किया था, और अब उसका कथन जिसने सुना था कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत, उसके भाई किसी ग्राहक ने सुना था, ठीक है। अब जो सामान लेने आया था उसके साथ एक और व्यक्ति है, तो उसने भी सुना था भाई 1 जनवरी 2024 को तो जो मस्टर्ड है जो सरसों है, उसका प्राइस तो 5,425 रुपये है। तो अब बिजनेसमैन जो अब मर चुका है उसने यह कथन दिया था। तो अब जिस व्यक्ति ने वो कथन सुने, तो वो अगर कोर्ट में जाकर बताएंगे कि उस दिन तो बिजनेसमैन ने, मेरे को अच्छे से याद है क्या बोला था, कि उस दिन तो 1 जनवरी 2024 को तो मस्टर्ड का प्राइस, सरसों का प्राइस 5,425 रुपये था। तो ये संदर्भित तथ्य होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन के। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन जे कौन से क्लोज का है, इलस्ट्रेशन जे कौन से क्लोज का है, सीधा सीधा बताइए, सीधा सीधा बता दीजिए हमें। ये सेक्शन 26 के क्लोज बी का इलस्ट्रेशन है, ठीक है। सेक्शन 26 का क्लोज बी का इलस्ट्रेशन हमारा इलस्ट्रेशन जे। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन के। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर ए हु इज डेड, जो ए है जो मर चुका है, वॉज द फादर ऑफ बी, क्या वो पापा है बी का, बी उसका, क्या बी ए का बेटा है जो ए मर चुका है, ठीक है। ये प्रश्न उठ जाता है, क्या बी है, क्या वो ए का सन है, अब ए मर चुका है। आप देखिए, ए स्टेटमेंट बाय ए, अब एक कथन ए का जो उसने कभी मेड किया था वो दर्शाया जाता है कोर्ट में, डेट बी वॉज हिज सन, की वो सबको बताता घूम रहा था कि बी मेरा बेटा है, इज अ रेलिवेंट फैक्ट। क्यों, तो क्या है, ये संदर्भित तथ्य है। तो मानने के चलिए ए अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, किसी फैमिली फंक्शन में वो गए थे, और उसका बेटा 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, तो वो सबसे कहता है ये मेरा बेटा, इसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है। तो ये क्या है, अब जिस व्यक्ति ने उस फैमिली फंक्शन में यह सुना कि वो सबको इंट्रोड्यूस करवाता, अपने बेटे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता, इंट्रोड्यूस तो क्या करवाता, सबको बता रहा है ये मेरा बेटा है, ये सोनू है, और तो सबको सुन रहा था कि भाई वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मतलब सबको अपना बेटा दिखा रहा है। तो ये जिसने भी वो बात सुनी, इसकी ए की जो डिजीज है और उसके बेटे का ही प्रश्न उठ रहा है, क्या बी ए का सन है। तो जब ए ने जो एक बात बोली थी जो कि अब डिजीज हो चुका है कि हाँ ये मेरा सन है, तो ये भी बात रेलिवेंट संदर्भित तथ्य रखेगी। तो ये सीधे सीधा कौन से क्लोज से संदर्भ रख रही है, सीधे सीधा कौन से संदर्भ से क्लोज से संदर्भ रख रही है, सेक्शन 26 के क्लोज एफ के साथ, सेक्शन 26 के क्लोज एफ के साथ, ठीक है। सेक्शन 26 के क्लोज एफ के साथ यह इलस्ट्रेशन के जुड़ रहा है। हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन एल। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठ जाता है, वट वॉज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ए, की कौन सी दिनांक थी जिस दिन ए पैदा हुआ था। अब देखिए, अ लेटर फ्रॉम एज डिजीज फादर टू अ फ्रेंड, तो एक लेटर, एक पत्र दिखाया जाता है जो कि ए के मरे हुए पिता ने अपने दोस्त को लिखा था। क्या लिखा था, अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ ए, की, और उस लेटर में क्या ए के पिता ने जो मर किया है अपने फ्रेंड को क्या लिखा था उस पत्र में, कि
मेरे बेटे का जन्म हुआ है, ए का जन्म हुआ है ऑन अ गिवन डे, और उस दिनांक पर। अब देखिए इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तो ये अपने आप में एक संदर्भित तथ्य है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इलस्ट्रेशन एल। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो ये होता है हमारा इलस्ट्रेशन एल, जो कि सीधा सीधा कौन से क्लोज सेक्शन 26 में कौन से क्लोज से संदर्भ रख रहा है, रेलिवेंसी रख रहा है। आप देखिए हम पढ़ते हैं, हाँ अब हम पढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिए। एफ का अगर बॉडी फॉरवर्ड पर पढ़ता हूँ मैं एक बार, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन बिटवीन पर्सन्स डिजीज। हाँ ये हमारा सीधा सीधा, अब पर्सन डिजीज नहीं है ना, अब स्टेटमेंट सीधा सीधा किससे संदर्भ रख रही है, ए का बच्चे के ऊपर प्रश्न उठता है क्या, ये क्या प्रश्न उठता है, द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ए, की जो ए है जो जीवित व्यक्ति है उसके बारे में प्रश्न उठता है। तो अब ए जो जीवित है उसके बारे में उठता है, तो ये सीधा सीधा हमारा सेक्शन 26 का क्लोज ई का इलस्ट्रेशन है, ठीक है। हमारा एल सेक्शन 26 का क्लोज ई का हमारा ये इलस्ट्रेशन है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन इलस्ट्रेशन एम। द क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड, तो एक प्रश्न उठ जाता है कि कब ए और बी शादी हुई थी, और बी की। अब देखिए सॉरी एन एंट्री इन द मेमोरेंडम बुक बाय सी। अब एक मेमोरेंडम, एक किताब में सी ने कोई एंट्री करी होगी। अभी सी क्या है, द डिजीज फादर ऑफ बी, तो सी मरा हुआ मतलब बी का पिताजी है और जो मर चुका है, ठीक है। मतलब बी का पिताजी सी है और सी ने एक एंट्री करी थी कि ए और बी की शादी कब हुई थी अपने किसी कॉपी किताब में। अब देखिए ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज विद ए ऑन अ गिवन डेट, की उसकी मतलब जो सी है उसकी डॉटर बी की शादी ए से कब हुई थी, तो उसने एंट्री करी थी मेमोरेंडम ऑफ बुक में, मतलब एक एंट्री करी हुई थी सी ने कि उसकी डॉटर की शादी बी की शादी ए से कब हुई थी, और उसने उस एंट्री में लिख रखा था कि उस दिनांक को हुई थी। अब देखिए इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तो ये एक संदर्भी तथ्य होगा। तो ये सीधा सीधा कौन से क्लोज से डील कर रहा है ये सेक्शन, सीधा सीधा कौन से क्लोज से डील कर रहा है, ये 26 का सेक्शन 26 का क्लोज एफ है भैया, ठीक है। क्योंकि अब वो व्यक्ति मर चुका है और उसकी मरे हुए व्यक्ति की एंट्री यहाँ रेलिवेंसी दिखा रही है। अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन एन। A sues B for a libel expressed in a painted caricature exposed in the shop window। अब A B के ऊपर केस चलाता है, और किसके लिए, कि भाई B ने कोई लीबल एकदम से एक कोई लाइबल जो मतलब जो डिफेमेशन का लाइबल होता है वो क्या कर रहा था मतलब एक लाइबल था, वो एक्सप्रेस किया था, बयां किया था, और एक पेंटिंग बना दी थी, और उसको कहाँ एक्सपोज कर रहा था, एक शॉप की, एक दुकान की खिड़कियों पर। अब देखिए द क्वेश्चन इज एज टू द सिमिलैरिटी ऑफ द कैरिकेचर एंड इट्स लाइबलियस कैरेक्टर। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो ये ए बता रहा है कि मेरे ऊपर इसने ये कार्टून बनाए थे, तो क्या उस शॉप की विंडो पर वही कार्टून बने होते, वही लाइबल बने होते। अब देखिए द रिमार्क्स ऑफ अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर ऑन दीज पॉइंट्स मे बी प्रूव्ड। तो अब जिसने कैरिकेचर जो बी ने ए के प्रति बनाए थे, लीबल बनाया था डिफेम करने के लिए, तो जो पब्लिक ने उस शॉप की विंडो पर वो देखे, तो उनके रिमार्क्स साबित किए जा सकते हैं। और किसके द्वारा साबित किए जा सकते हैं, ए के द्वारा साबित किए जा सकते हैं। तो ठीक है, ये सीधे सीधा कौन से सेक्शन से संदर्भ रख रहा है, सीधा सीधा कौन से क्लोज से, सेक्शन 26 के क्लोज एच के साथ संदर्भ रख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्संस ने उस शॉप की विंडो पर एक लाइबल देखा था जो बी ने ए के लिए बनाया था। तो हमारा इलस्ट्रेशन एन सेक्शन 26 के क्लोज एच के साथ संदर्भ रख रहा है, ठीक है भैया। तो यह हमारा खत्म होता है सेक्शन 26, जो कि बताता है कि कथन मेड किए हैं, और जो कथन मेड किए हैं वो संदर्भित तथ्य बन सकते हैं, और किन व्यक्तियों ने मेड किए हैं, जो व्यक्ति मर गए हैं, जो व्यक्ति मिल नहीं पा रहे हैं, या वो व्यक्ति जिनको विदाउट डिले या रीजनेबल एक्सपेंस के साथ ही बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में, तो उनने कभी मेड किए थे, और उनके कथन को अब कोर्ट में साबित किया जा रहा है रेलिवेंट फैक्ट की तरह। तो ये सेक्शन 26 हमारा खत्म हुआ, जिसमें क्लोज ए से लेके क्लोज एस तक मैंने पढ़ा है, और सारे के सारे इलस्ट्रेशन पढ़ा है पूरे 53 मिनट लगा के। अब इसकी एक दो हम जजमेंट देख लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन 27 उसको करेंगे, और फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज हमारे सेक्शन 26-27 जो कि सीधा सीधा डाइंग डिक्लेरेशन वाले सेक्शन है, वही हम नहीं कर पाए। अब हम एक केस लॉ पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अब देखिए क्या है उस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है भगवान रामदास तुपे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें लैंडमार्क जजमेंट क्या है, भगवान रामदास तुपे TUPA वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था देखिए, केस लो नेचर एंड स्कोप। अब भाई
सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन था उसका क्या श्रेणी थी और उसका क्या नेचर था, तो हम ये सीधा सीधा सेक्शन 26 क्लोज ए के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लोग आप देखिए सेक्शन 26 क्लोज ए ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। तो जो सेक्शन 26 क्लोज ए है वो एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन है कि हियरसे एविडेंस क्या होता है, हियरसे एविडेंस भाई क्या हो सकता है, हियरसे एविडेंस नहीं दिया जा सकता। हियरसे एविडेंस क्या होता है भाई, मैंने एक चीज बोली और मैंने जो एक थिंग बोली, मैंने एक अपने मुख से कुछ बोल निकाले, वो सीधा के सीधा एक व्यक्ति ए ने सुने, तब ए जाके कोर्ट में बताएगा तो वो हियर से नहीं है। अब मैंने जो वर्ड बोले वो ए ने तो सुने, पर ए ने जाके किसी सी को बताया, अब सी जाके कोर्ट में बता रहा है कि मोहित ने ये वर्ड्स बोले थे, तो ये हियर से एविडेंस हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि भाई क्या सीधा सीधा जो सेक्शन 26 का क्लोज ए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डाइंग डिक्लेरेशन, वो एक्सेप्शन है रूल ऑफ हियर से का। अब अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और जो मैंने बोले गए थे, और या तो मान के चलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है और जिसको मैंने बोले थे ए को उसकी मृत्यु हो जाती है और ए ने कभी अपनी स्टेटमेंट सी को दी थी, तो सी अब जाके कोर्ट में बता देगा कि भाई मोहित ने स्टेटमेंट ए को दी थी, अब ए मर चुका है, लेकिन ए ने मेरे को स्टेटमेंट बता दी थी सी को, तो सी की वो स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट होगी, संदर्भित तथ्य होगी। क्यों? क्योंकि बी ने अपनी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन दी थी किसी सिविल राइट पे या किसी क्रिमिनल मैटर में, ठीक है, तो ये संदर्भित तथ्य होगा। तो कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन की जो अब रोटेट कर रही है पूरे इंडिया में? भगवान रामदास तुपे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यह याद कर लो, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये लैंडमार्क जजमेंट अगर मेंस में लिखाओगे तो फुल बाय फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर एक और जजमेंट है वो याद करना चाहते हो तो उसका भी बता देता हूँ। एक और जजमेंट है फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये तो राजस्थान के पेपर में जजमेंट पूछी गई थी, पर ये करेक्ट आंसर नहीं था। इसके नीचे वाली जो वो थी, जो इसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी, और ये सीधे सीधा किससे कनेक्ट की गई थी, ये स्टेटमेंट सीधे सीधे क्रिमिनल लॉ से कनेक्ट की गई थी, सेक्शन 304 कैपिटल बी जो आईपीसी का था उससे कनेक्ट की गई थी, पर ये सीधा सीधा राजस्थान के प्री में पूछी गई थी ये जजमेंट, पर ये करेक्ट आंसर नहीं था। इसके नीचे वाली जो जजमेंट थी वो करेक्ट थी, लेकिन हम पढ़ते हैं फिर भी जजमेंट पढ़ते हैं। कौन सी जजमेंट है? फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड किया गया था देखिए, कन्विक्शन ऑन सोल बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, क्या सजा हो सकती है एक अपराधी को, और सिर्फ किस बेसिस पे कि एक मरते हुए व्यक्ति ने कोई बात बताई थी किसी को, और उस किसी ने कोर्ट में आके वो बात मरते हुए व्यक्ति की बात आके बता दी, तो क्या उस बेसिस पे एक व्यक्ति को अक्यूज को क्या कन्विक्शन सजा हो सकती है? ऑब्वियसली देखिए इस जजमेंट में फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्लियर कर दिया था। आप देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन व्हेन कैरिंग अ प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग ट्रू मस्ट बी होली रिलायबल एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कि भाई जो डाइंग डिक्लेरेशन है जो कि कैरी कर रही है एक प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग ट्रू की ये सत्य है, मस्ट बी होली रिलायबल, तो वो पूरी की पूरी उस पर रिलाई करना पड़ेगा, पार्ट में नहीं, एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस, और उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन से कि भाई ये होली की होली मतलब पूरी की पूरी डाइंग डिक्लेरेशन है, ये संदर्भित है, कुछ भाग नहीं, कुछ भाग असंदर्भित नहीं, कुछ भाग संदर्भित नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी डाइंग डिक्लेरेशन एक टॉपिक पे होनी चाहिए, संदर्भित होनी चाहिए। अब देखिए, वेयर देयर इज एनी सस्पिशन ओवर द वेरासिटी ऑफ द सेम, अब जहां कोई डाउट, कोई शंका उठ जाती है कि क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन जिस व्यक्ति को दी गई थी क्या उसने कोई घोल मिलाव किया, आप देखिए, और द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड शोज दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट ट्रू, और सबूत जो रिकॉर्ड में कोर्ट फाइल में है वो ये दर्शाते हैं कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू नहीं थी, सत्य नहीं थी। अब देखिए, इट विल बी ओनली बी कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस, तो ओनली ये डाइंग डिक्लेरेशन अब पीस ऑफ एविडेंस एक सबूत के रूप में मानी जाएगी, बट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अलोन। तो ये सीधा सीधा अगर वेरासिटी पैदा हो गई है और अनट्रू रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड में वह सत्य नहीं दर्शा पा रही है डाइंग डिक्लेरेशन, तो सीधा सीधा वो क्या एक सबूत के रूप में बनी रह जाएगी, उसे कन्विक्शन सोल मतलब सोल डाइंग डिक्लेरेशन पे सबूत पे डाइंग डिक्लेरेशन के सोल सबूत पे कन्विक्शन नहीं हो सकती एक व्यक्ति को, ठीक है। तो ये कौन सी लैंडमार्क जजमेंट में हेल्ड किया गया था? ये सबसे पहले तो एक लैंडमार्क जजमेंट इसमें हेल्ड किया गया था, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट, और फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर सत्य नहीं है और रिकॉर्ड में अगर वेरासिटी उसकी इवॉल्व हो रही है, मतलब उसकी वेरासिटी पे सवाल उठ रहे हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन से कन्विक्शन सजा नहीं हो सकती अकेले ही, कुछ ओनली अब ये एक एविडेंस बनकर रह जाएगा, ठीक है, एक सबूत बनकर रह जाएगा केस में। तो ये था हमारी एक लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, जो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं
सेक्शन 27, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 27 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन। देखिए सेक्शन 27 की इंडेक्स पढ़ रहा हूं मैं। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, अब क्या रेलिवेंसी रहेगी विभिन्न सबूतों की क्या साबित करने में। इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड, सब्सिक्वेंट आने वाली प्रोसीडिंग में क्या रेलिवेंसी रहेगी। कोई पुरानी प्रोसीडिंग में अगर कुछ बोला गया था तो पुरानी वाली प्रोसीडिंग में कुछ स्टेटमेंट बोली गई थी, क्या वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज की जा सकती है, तो उसकी रेलिवेंसी कौन बता रहा है, सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। अब सेक्शन 27 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। देखिए एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अब एक गवाही दिया है किसी गवाह ने, और किसमें दिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब एक फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रक्रिया में दिया। अब देखिए, और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज बाय लॉ टू टेक इट, या किसी एक व्यक्ति के आगे दिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी नहीं दिया, या फिर एक व्यक्ति के आगे दिया है जो कि ऑथराइज है कानून के द्वारा कि वो उसकी स्टेटमेंट को ले सकता है, मतलब लिख सकता है, उसकी स्टेटमेंट को सुन सकता है। मतलब मान के चलिए किसी पुलिस ऑफिसर के सामने दी है, ठीक है, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने दी है, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने दी है, तो ये अदर बिफोर एनी पर्सन हो जाएंगे। अब देखिए इज रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग, तो वो संदर्भित होगी किस मतलब के लिए, बस प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए। क्या, इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई आने वाली और जुडिशियल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रक्रिया में, क्या, और इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, या उसी प्रोसीडिंग की जो जिसमें स्टेटमेंट मेड की थी, या तो वो स्टेटमेंट किसी आने वाली उसकी जो आगे कोई केस चलेगा क्रिमिनल केस, उसमें साबित की जा सकती है, मतलब यूज की जा सकती है, या उसी प्रोसीडिंग में जिसने वो स्टेटमेंट मेड की थी उस प्रोसीडिंग में, उसी प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज में, मतलब बाद वाली स्टेज में भी वो रेलिवेंट हो सकती है। देखिए द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स विच इट स्टेट, की वो सत्य जो वो स्टेटमेंट उस कथन में कोई सत्य है तो वो साबित किया जा सकता है। देखिए व्हेन द विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, और जब ओनली एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो फॉर्मल स्टेज पे दी गई थी, स्टेटमेंट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की फॉर्मल स्टेज पे एक स्टेटमेंट दी गई थी, तो एक पर्सन ने दी थी, तो वो मर चुका है, वो मिल नहीं रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट विटनेस की स्टेटमेंट, किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट उस केस में उसकी लेटर स्टेज पे भी काम आ सकती है, या फिर वो स्टेटमेंट एक केस से उठा के, जुडिशियल केस से उठा के, जुडिशियल प्रोसीडिंग से उठा के एक दूसरे जुडिशियल सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर तो वह व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट मेड की थी या तो वो डेड, या तो वो मर चुका है, या वो कैन नॉट बी फाउंड, या तो वो मिल नहीं रहा। आप देखिए क्या होगा आगे, और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या वो व्यक्ति या तो ना तो मरा है, ना तो वो मिल नहीं रहा है, या वो व्यक्ति भाई जीवित भी है, और वो क्या है, वो मिला भी हुआ है लेकिन वो इनकेपेबल, असक्षम हो गया है और स्टेटमेंट देने के लिए, मतलब सब्सिक्वेंट स्टेज में वो स्टेटमेंट देने के लिए। अब देखिए, और इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, या जो अपोजिट पार्टी है एक व्यक्ति को जुडिशियल प्रोसीडिंग की सब्सिक्वेंट स्टेज पे या फिर लेटर स्टेज पे कोर्ट में आने से रोक रही है, तो उस व्यक्ति की जो उसने कथन पहले बोले गए थे वो संदर्भित तथ्य हो जाएंगे। अब देखिए, और ए ऑफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, या फिर उस व्यक्ति की जिसने कभी एक स्टेटमेंट बोली थी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या किसी एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि ऑथराइज बाय लॉ था उसकी स्टेटमेंट को सुनने के लिए, तो वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, और व्यक्ति अगर मिल भी जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर बहुत उसको बुलाने में खर्चा लगेगा। तो अब क्या होगा, देखिए अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द कोर्ट कंसीडर अनरीजनेबल, और इन हालातों में भाई देरी लग जाएगी, डिले हो जाएगा, या फिर बहुत सारे एक्सपेंस लगेंगे, तो कोर्ट इन हालातों को सर्कमस्टेंसेस को अनरीजनेबल सा मानता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारा 27 का पैरा 1 हुआ, जो कि स्टेटमेंट जो उस व्यक्ति ने कभी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक कथन बोला था, तो वो कथन सीधा का सीधा क्या होगा, उसी स्टेज पे, लेटर स्टेज पे काम आ जाएगा। मान के चलिए एक व्यक्ति ने जिसके ऊपर क्राइम हुआ था, मेरे ऊपर मान के चलिए मोहित के ऊपर कोई अपराध कमिट हो गया था, ठीक है, मेरे ऊपर कोई मतलब असोल्ट हो गया था, जिसमें मेरे को बहुत घातक चोट आई थी, तो मैंने पुलिस ऑफिसर के सामने एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दी थी, तो अब 2-3 महीनों बाद मैं मर जाता हूँ, मेरी डेथ हो जाती है उन इंजरीज की वजह से, तो पुलिस ऑफिसर की जो प्रोसीडिंग होती है ना, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है हमारी कानून की नजरों में। ठीक है, तो अब पुलिस ऑफिसर के सामने मैंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी ना, तो वो स्टेटमेंट पुलिस वाले यूज कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि भाई जज साहब ट्रायल स्टेज पे वो बता सकते हैं, लेटर स्टेज पे उसी केस की कि मोहित ने जिसके खिलाफ चोरी हुई थी और उसको असोल्ट हुआ था, उसको चोरों ने बहुत मारा था और वो इंजरीज के कारण मरा है, और उसने हमको एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने एक व्यक्ति को देखा था, और उस व्यक्ति ने अपना नाम रैम्बो बताया था, फलाना बताया था, ये बताया था, और वो वहां का रहने वाला था। तो वो अगर स्टेटमेंट मैं पुलिस ऑफिसर को दिया और मेरी बाद में डेथ हो गई, तो लेटर स्टेज पे मेरी जो कही हुई इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो बोले गए, वो पुलिस वाला प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील की मदद से लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में साबित कर सकता है। ठीक है, और मेरी जो ये वाली बात है, ये वाली बात उठाकर सीधा अगर मेरी फैमिली वाले उस चोर की जिसने मेरे को असोल्ट किया था और मेरा माल लूटा था, अगर मेरी फैमिली वाले उसके ऊपर
लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सिविल केस डालते हैं, तो एक सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में मेरी वो पुलिस जो मैंने पुलिस ऑफिसर को बात बोली थी वो मेरी बात उस सिविल केस में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये सेक्शन 27 का पैरा 1 हमें क्लियरली बता रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 का प्रोवाइजो। प्रोवाइड एट द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज, बताया गया है कि जो प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, और देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, या फिर जो पार्टीज है उनके एलआरस रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में होनी चाहिए। अब मान के चलिए मेरे ऊपर असोल्ट हुआ था, मेरे ऊपर चोरी उरी घटित हुई थी, पर मेरे को पीटा भी गया था, तो मेरे को इंजरीज इतनी हुई थी, तो मैंने दो महीने में मैंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन मैंने उन 2 महीनों में पुलिस वालों को बहुत सारे स्टेटमेंट दी थी, मैंने कथन दिए थे, तो वो कथन सीधा पुलिस वाले लेटर स्टेज पे सरकारी वकील की मदद से अक्यूज के अगेंस्ट यूज करेंगे उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है। और अब मान के चलिए मेरे फैमिली मेंबर्स ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जिसमें डैमेजेस मिलते हैं, कंपनसेशन भुगतान मिलता है, उस चोर ने जिसने मेरे ऊपर असोल्ट किया था उससे डैमेजेस लेने हैं, तो अब सीधा क्या होगा, तो मेरी फैमिली वाले रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट होंगे। भाई मेरे पापा अगर केस डालेंगे, मेरी मम्मी डालेगी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट होंगे। मैं तो भाई जा चुका हूँ, मैं तो इंजरीज की वजह से जा चुका हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे पापा मम्मी जो भी उस चोर के ऊपर असोल्ट के लिए केस डालेंगे कि तुमने मेरे बेटे की इंजरी कर दी थी, पिटाई करके उसको असोल्ट किया था, तो तुम क्या करो, तुम हमें डैमेजेस दो। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग जो मैंने पहली बात बोली गई थी, मतलब जो मैंने स्टेटमेंट पहले दी थी, ये काम आ जाएगी वहां भी, लेकिन सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए, डेट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, और जो एडवर्स पार्टी है उसके पास राइट भी होनी चाहिए, मतलब जो एडवर्स अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट भी होनी चाहिए मेरी स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करने की, मतलब मेरा क्रॉस करने की एडवर्स पार्टी के पास राइट भी होनी चाहिए। अब देखिए, डेट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। अब मान के चलिए एक चोर ने मेरे ऊपर असोल्ट किया था और मेरे फोन फान लेके भाग गया था, मेरे को बहुत पीटा था, मेरी इंजरी हो गई, लेकिन जब तक ट्रायल चल रही है उस केस की जिसमें मेरे को असोल्ट किया था और मेरे फोन गोल्ड चैन लेके भाग गया था, उस केस में मैं जीवित हूँ, और मेरे को लेकिन इंजरी घातक हुई पड़ी, ग्रीवियस हर्ट मारा था उसने। अब देखिए, मैं ट्रायल स्टेज पे अपनी गवाही दे देता हूँ, तो उस चोर का वकील मेरे को क्रॉस कर ले, यह कंडीशन प्रेसिडेंट है, यह होना चाहिए, तभी मेरी वो वाली बात एक सब्सिक्वेंट केस में भी काम आ सकती है। मतलब क्रॉस तो होना मैंडेटरी है, एक बार मेरा क्रॉस होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं लेटर स्टेज पे जाके उन इंजरीज की वजह से मेरी डेथ हो जाती है, तो ठीक है, यही कह रहा है। देखिए, एंड द क्वेश्चंस इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एंड एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग, और जो क्वेश्चन इन इशू है, भाई मान के चलिए मेरा असोल्ट हुआ था और मैं ट्रायल स्टेज पे गवाही दे देता हूँ, मेरा अक्यूज का वकील मेरा क्रॉस भी कर लेता है, और फिर थोड़े दिन बाद में उसकी जो मेरे ऊपर असोल्ट होता है इंजरीज के कारण मेरी डेथ हो जाती है। तो अब मेरा पहली स्टेज पे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो फर्स्ट चल रही थी उसमें मेरा क्रॉस वगैरह हो गया, अब मेरे मदर फादर जो मेरी इंजरीज के कारण डेथ हो गई, उसके जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है वो चोर के खिलाफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केस डालते हैं, तो अब पार्टीज भी सेम होगी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट हो गया और वो चोर सेम पार्टीज होगी, ठीक है। और क्वेश्चन इन इशू, भाई अब प्रश्न क्या है, मुद्दे का प्रश्न क्या है कि भाई हमारे बेटे की पिटाई हुई थी और इसने असोल्ट किया था, और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में मेरे बेटे का रिकॉर्ड लो, स्टेटमेंट लो जो उसने मेड की थी जज के सामने एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में। अब हम ये एक सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, हम एक सब्सिक्वेंट प्रक्रिया में, ठीक है, सिविल प्रक्रिया में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम इसको दे रहे हैं, तो वो मान्य होगी 100% वो बात, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 27 का प्रोवाइजो। हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। देखिए, क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग, तो इससे राजस्थान के प्री में क्वेश्चन आया था। सेक्शन 33 का इंडियन एविडेंस एक्ट का था, जो सेक्शन 27 हम पढ़ रहे हैं, पर सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक्सप्लेनेशन से राजस्थान के प्री में क्वेश्चन आया था, और ये मेरा सही था क्योंकि मैंने अपनी रैपिड डिटेल क्लास जो मैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस की प्री के लिए करवा था उसमें मैंने ये पढ़ाया था। देखिए, एक्सप्लेनेशन, अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी, जो एक क्रिमिनल ट्रायल है, मतलब एक क्रिमिनल प्रक्रिया चल रही है, या फिर एक फौजदारी मुकदमे की इंक्वायरी चल रही है जिसमें जज कोग्निजेंस लेता है और कागज कुगज पूरे करवाता है। तो ये देखिए, अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो मान के चलिए जो क्रिमिनल ट्रायल है और इंक्वायरी है, तो वो जो प्रोसीडिंग है, प्रक्रिया है, वो किसके बीच में चल रही है, तो प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है उसके बीच में चल रही है, और अक्यूज्ड जो अपराधी है उसके बीच में चल रही है, इस धारा के मतलब के तहत, सेक्शन 27 की धारा के मतलब के तहत। तो ये सेक्शन 27 की एक्सप्लेनेशन से राजस्थान में हमने क्वेश्चन देखा था प्री में, और ये
जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी RJS की, राजस्थान जुडिशियल सर्विस की रैपिड डिटेल सीरीज देखी थी और उन्होंने मेरे साथ रिवीजन की थी, तो उनको उनका एक क्वेश्चन सही भी था, मेरे को बहुत सारे पता भी है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है, सेक्शन 27। तो हमने आज की वीडियो में भारतीय साक्षी अधिनियम में सेक्शन 26 पूरा इंटरप्रिटेशन डीपली समझ लिया और सेक्शन 27 समझ लिया। तो सेक्शन 26 की मार्जिनल हेडिंग क्या है? स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, उन व्यक्तियों के कथन जिन व्यक्तियों को अब गवाह की तरह बुलाया नहीं जाता, तो वो कहाँ संदर्भित हो जाएंगे? सेक्शन 26 में और सेक्शन 27 में, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास पूरी होती है। अब कल वाली क्लास से हम सेक्शन 28 के आगे वाले सेक्शंस पढ़ेंगे जितने हमसे हो सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 27 में कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मैं कोई इलस्ट्रेशन करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सो हम कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।